हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम वापस से क्लास 11th क्लास की जो पोल साइंस है हमारी, जो आर्ट्स में उसका जो चैप्टर हमारा चला हुआ है संविधान क्यों और कैसे, और ये हमारी पुस्तक का सबको नाम याद भी हो गया होगा अब तो, कि भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, ये हमारी पुस्तक है और इसका चैप्टर हमारा पहला है संविधान क्यों और कैसे। तो हमने इसका लगभग रीड कर लिया है। आज हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं, संविधान सभा की कार्य विधि। हमने पिछले वीडियो में देखा था संविधान की स्वरूप क्या था, उसकी कार्यशैली क्या थी। आज जो हम देख रहे हैं इसमें कि हमारे संविधान सभा की कार्य विधि क्या थी, किस विधि के अनुसार वो कार्य करते थे, जिससे इतना बड़ा संविधान लिखने में उन सबको आसानी रही और आराम से हमारा संविधान लिखा गया। तो क्या ऐसी कार्य विधि थी उनकी। तो सबसे पहले हमने देखा सार्वजनिक विवेक का महत्व। पहला पॉइंट इसमें यही था कि जो हमारी संविधान सभा थी उन सब में एक विवेक को महत्व दिया गया। यानी कि हम ये तो मानते हैं कि हर व्यक्ति में क्वालिटी होती है, हर व्यक्ति में अपना एक वजूद होता है, उसकी एक गरिमा होती है और उसी के अनुसार वो कार्य करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा गया, विवेक का महत्व दिया गया कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य हैं वो सब जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुन करके आए हैं, तो निश्चित रूप से उनमें क्या होगा, विवेक होगा और उनके हर व्यक्ति के विवेक का काम लिया गया और उनको महत्व दिया गया। तो ये कार्यविधि थी। इसी के कारण जो कॉम्बिनेशन बना संविधान को लिखने में, ये सबका विवेक को महत्व को लेते हुए सभी का कॉम्बिनेशन बन गया। अगला जो था, विभिन्न मुद्दों के लिए कमेटियों का गठन किया गया। हमें पता है हमारे संविधान सभा के बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा ने 8 कमेटियों का गठन किया। कितनी प्रमुख कमेटियां कितनी थी? प्रमुख कमेटियां 8 थी। 8 कमेटियां थी, जिनमें संघ समिति कमेटी और झंडा समिति कमेटी, यानी कि 8 कमेटियां थी प्रमुख, और इनके आधार पर सबको काम बांट दिया गया था और ये अपने कार्य को व्यवस्थित तरीके से प्रारूप बनाती थी। जैसे कि इन विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष भी बनाए गए। कौन कौन थे अध्यक्ष? जैसे नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बहुत से। तो 8 जो प्रमुख अध्यक्ष भी इनमें से बनाए गए इन 8 कमेटियों के। तो इन कमेटियों का काम क्या था? प्रारूप तैयार करना। जो भी संविधान में लिखा जाएगा उसका प्रारूप तैयार करना और फिर संविधान में लिखना। और इन प्रावधानों में क्या किया गया? कमेटियों का काम क्या था? प्रावधान तैयार करना, प्रारूप बनाना, हर तर्क और शंका का समाधान करना। हमें पता है कि हमारे संविधान को बनने में बहुत सारा समय लगा था। वो समय ऐसे ही नहीं लगा था कि वो आते थे, चाय पी के चले जाते थे और अगले दिन कुछ विचार करते थे। नहीं, वो समय उनका निकलता तर्क में निकलता, और जो भी शंका होती, जो भी संशय होता, डाउट होता, उस डाउट का समाधान निकालने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन कमेटियों का कार्य रहता। ये कमेटी कार्य करती। तो इनका काम था प्रारूप बनाना और उसकी शंका का समाधान करना। अगला जो था इनका कार्य, संविधान सभा की बैठकें जो हमारे इस कमेटियों को लगा या इन सबको लगा, वो लगभग कितने दिन चली थी? 166 दिन। हमें समय का तो पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग समय लगा। परंतु जो बैठकें हुई, इन कमेटियों की बैठकें हुई, इन सभा के सदस्यों की जो बैठकें हुई, वो लगभग कितने दिन चली? 166 दिन चली। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस सत्र के अखबारों और आम लोगों के लिए खुले रहते थे। जब भी ये बैठकें होती, इन पर चर्चा होती, किसी मुद्दे पर बहस होती या कोई एक प्रावधान किया जाता या किसी मुद्दे को लेकर के वाद विवाद होता, तो इस वाद विवाद को देखने के लिए, सुनने के लिए, कंक्लूज निकालने के लिए अखबार और आम लोगों के लिए भी दरवाजे खुले रहते थे, ताकि आम जनता की राय भी संविधान सभा में सम्मिलित की जा सके।
ये सारे इसमें काम किए गए थे। इसीलिए तो संविधान की कार्यविधि इतनी सरल थी, इतनी आसान थी कि हर व्यक्ति को महत्व दिया गया, हर सभा के सदस्य को महत्व दिया गया, उनके विचारों को लिया गया और स्वीकार किया गया और संविधान में उसको सम्मिलित भी करने की कोशिश की। इसी के कारण तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप बन करके आया, एक समाज के हित में बन करके आया कि समाज की जो सारी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, जितनी भी उनकी अधिकार हैं, वो सब उसमें सम्मिलित करने का इसी आधार पर मौका मिला। तो अगला जो हमारा पॉइंट था इसका, संस्थागत व्यवस्थाएं। इससे पहले एक और पॉइंट है कि स्वतंत्र आंदोलन से लिए गए मुद्दे। हम इससे पहले एक पॉइंट और भी देख सकते हैं। स्वतंत्र आंदोलन से, हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन जो चला था, काफ़ी टाइम तक चला था। हम ज़्यादा तो मानते हैं पहले से ही चला हुआ था, लेकिन जो गहराई से आम जनता से जिसका जुड़ाव हो गया था उस आंदोलन से, उसकी शुरुआत हम मानते हैं 1857 से लेकर के 1857 की क्रांति, हमें सबको ध्यान है 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद लगातार भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष जारी रहा। तो इस स्वतंत्रता आंदोलन से कौन कौन से ऐसे प्रावधान लिए गए थे जिनसे संविधान सभा में लिखा जा सके। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन से लिए गए प्रावधान किस प्रकार। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काफी दिनों तक चला और इसमें सबसे जो सबक लिया गया, ये लिया गया कि भारत में समानता का अधिकार, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि सभी लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, भारत से अंग्रेजों को भगाने में सहयोग भी किया, तो ये आंदोलन जन आंदोलन था। और इस आंदोलन से यही सबक लिया गया कि जब तक भारत में समानता स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक भारतीय जनता एकजुट होकर के नहीं रह सकती। अगर इनमें समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, तो वापिस से दोबारा से कोई भी विदेशी आक्रमणकारी हम पर हमला नहीं कर पाएगा और भारत अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख पाएगा। दूसरा, अखंडता को ध्यान में रखा गया, एकता और अखंडता को ध्यान में रखा गया। एकता अखंडता को क्यों ध्यान में रखा गया? क्योंकि अंग्रेजों ने जो हमारे यहाँ स्थिति कर रखी थी, फूट और डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति हमारे यहाँ अपना रखी थी और भारतीय जनता को बरगला रखा था, लेकिन भारतीय जनता फिर भी एकता के सूत्र में बंधी हुई थी। जरूरी था क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश भी है और विभिन्न संस्कृतियों वाला, विभिन्न समुदायों वाला देश है, इसलिए एकता को बनाने रखने के लिए केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, मजबूत बनाया गया। क्योंकि हमें पता है कि जब शक्तियों का डिवाइडेशन आया, शक्तियों का बंटवारा आया केंद्र और राज्यों के बीच, तो वहाँ केंद्र को मजबूत किया गया ताकि देश की स्वतंत्रता बरकरार रहे, अखंडता बरकरार रहे। हमने अभी देखा कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाया गया है। क्यों हटाया गया? देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। जब भी कोई राज्य ऐसा कोई हरकत करता है तो केंद्र उस पर क्या कर लेता है, दबाव बना लेता है ताकि वो भारत से अलग ना हो सके। तो स्वतंत्रता आंदोलन से दूसरा हमने ये ही लिया कि एकता और अखंडता को बनाए रखना। तीसरा हमने देखा इसमें कि विभिन्न संस्कृतियों को महत्व और धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार? क्योंकि भारत विभिन्न धर्मों वाला देश है, वहाँ विभिन्न संस्कृतियां हैं, इन संस्कृतियों को महत्व देना, साथ में धर्मनिरपेक्षता को अपनाना ताकि कोई भी धर्म अपने आप को अपेक्षित या उपेक्षित महसूस ना करे, उसको ये नहीं लगे कि भारत में मेरा अपमान किया जा रहा है। तो इस चीज का भी ध्यान में रखा गया। एक और इसमें रखा गया एकल नागरिकता।
एकल नागरिकता। कैसे एकल नागरिकता? कैसे? कई देशों में हमने देखा दोहरी नागरिकता होती है, वो देश के भी नागरिक होते हैं और वो राज्य के भी नागरिक होते हैं। लेकिन भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता को महत्व दिया गया, ताकि जो भी नागरिक है देश का वो अपने आप को भारतीय कहे, न कि किसी गुजरात का, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का ऐसा बोले, बल्कि वो क्या कहे, मैं क्या हूं, भारतीय। तो भारतीय जुड़ाव के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, अपने राष्ट्र से लगाव के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति में ये भावना रहे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, किसी राज्य विशेष का नागरिक नहीं हूँ। अगला एक और इसमें इस चीज को दहन दिया गया, राष्ट्रवाद। हालांकि भारत एक सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व का पुजारी है, हमेशा विश्व बंधुत्व का महत्व देता है। वसुधैव कुटुंबकम इसकी शुरू से ही पॉलिसी है कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, परिवार है। ये भारत की हमेशा से नीति रही है। इसी के आधार पर इसने फिर भी अपने राष्ट्र को महत्व, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था इस राष्ट्रवादी भावना के आधार पर ही सफल हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक के मन में ये भावना थी कि मेरा देश भारत अंग्रेजों से आज़ाद होना चाहिए, इसके लिए मैं अपने तन मन धन से इसकी सेवा करूंगा या इसमें सहयोग दूंगा। तो ये जो भावना थी इसको भी ध्यान में रखा गया। अगला जो हमारा पॉइंट था, संस्थागत व्यवस्थाएं। अब संस्थागत व्यवस्थाएं, भारतीय संविधान को बनाने के लिए या सरकारों को चलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं का निर्माण भी किया गया। सरकार को चलाने के लिए हमें पता है 3 अंग होते हैं, सबको ध्यान है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये विभिन्न संस्थाएं हैं। तो सरकार का, संविधान सभा का क्या था और सरकार का कार्य क्या था कि इन सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया गया। इन संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया गया ताकि एक दूसरे पर ये अतिक्रमण ना करे। इनकी शक्तियों का डिवाइडेशन किया गया। मैं तुम्हें बार बार बताती हूँ कि व्यवस्थापिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का उनको लागू करना और न्यायपालिका का कार्य न्याय करना कि जो कानून बने हैं वो संविधान के अनुसार है या नहीं। तो ये जो सारा है इसका व्यवस्थाएं की गई कि सरकार सभी संस्थाओं के बीच संतुलन स्थापित करे और उनको व्यवस्थित ढंग से लागू करे। अगला था मूल सिद्धांत क्या था इस संविधान सभा का कि सरकार लोकतंत्र रहे और जन कल्याण के प्रति बद्ध रहे। हमारे संविधान का निर्माण जो हुआ मोस्टली इसी बात पर हुआ, क्या कि हमें हमारे देश में अब तक जो शासन व्यवस्थाएं देखी थी, हमने या तो राजतंत्र देखा था या विदेशी आक्रमण देखे थे या फिर हमने विदेशी शासन की तानाशाही देखी थी। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए जो व्यवस्थित शासन व्यवस्था है जिसमें सब लोगों का हित है, सारे नागरिकों का भला है, वो शासन तंत्र को लागू करना यानी कि लोकतंत्र को लागू करना और इसके जन कल्याण के कार्यों के प्रति वचनबद्ध होना कि जनता के यानी कि नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार कार्य करेगी। ऐसा पुलिस का कार्य भी करेगी, साथ साथ वो जनता के कल्याण की भावना भी ध्यान में रखेगी। इसलिए तो विभिन्न योजनाएं हमारे देश में चलती रहती हैं जिनसे जनता की भलाई हो। सरकार के अंगों के बीच संतुलन बना रखना, जो भी अभी मैंने तुम्हें बताया कि सरकार के सभी संस्थाओं के बीच, जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब के बीच, खास करके सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन बने रहे, इसके लिए संविधान सभा ने कार्य किया। अगला जो था केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का वितरण। भारत में जो शासन व्यवस्था है एकात्मक न होकर के कैसी है, अर्ध संघात्मक।
हम इसको संघात्मक भी नहीं कह सकते, क्योंकि संघात्मक में तो दोनों ही राज्य और केंद्र दोनों ही स्वतंत्र हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन भारतीय संविधान में कैसी व्यवस्था को अपनाया गया है? अर्ध संघात्मक व्यवस्था को, अर्ध संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। अब अर्ध संघात्मक क्या है? एक तो संघात्मक होती है, एकात्मक होगा, एकात्मक, दूसरा संघात्मक और तीसरा अर्ध संघात्मक। अर्ध संघात्मक भारत में अपनाया गया। अर्ध संघात्मक क्यों अपनाया गया? क्योंकि भारत शक्तियों का जो वितरण करेगा वो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में करेगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, कैसी, कि कोई भी राज्य सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे या उनको ज़्यादा इस्तेमाल करे या देश के अहित में इस्तेमाल करे, तो केंद्र सरकार उन शक्तियों पर बैन लगा सके। इसलिए भारत में केंद्र को मजबूत किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संविधान में किया गया है कि शक्तियां केंद्र के पास भी होंगी तो राज्यों के पास भी होंगी। हम देखते हैं कि हमारे संविधान में, जो तुम्हें मैं आगे भी पढ़ाऊंगी, कि 4 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट। ये सारे जो प्रावधान है शक्तियों को वितरण के लिए, क्योंकि संघ सूची पर सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार का कब्जा रहता है इस पर। राज्य सूची पर राज्य सरकार का, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का, वह केंद्र दोनों। लेकिन जब भी इन दोनों में विवाद होगा तो मजबूत कौन रहेगी? केंद्र सरकार रहेगी। और अवशिष्ट शक्तियां भी किसके पास चली गई? केंद्र के पास। तो जो शक्तियों का विभाजन किया गया, मोस्टली किया गया ताकि राज्यों को भी ऐसा नहीं लगे कि वो एक केंद्र के अधीन है या केंद्र भी तानाशाह ना बन पाए। इसके लिए इन दोनों में ही शक्तियों का डिवाइडेशन किया गया। परंतु केंद्र को क्या बनाया गया? मजबूत बनाया गया। केंद्र संघ सूची के विषयों पर भी कानून बनाता है, केंद्र समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाएगा और केंद्र अवशिष्ट शक्तियों पर भी कानून बनाएगा। तो यहां हमें किसकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है? केंद्र की मजबूत आ रही है। परंतु राज्यों को भी ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं दिया गया, उनको भी शक्तियां दी गई हैं। परंतु भारतीय एकता को ध्यान में रखते हुए, भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए राज्यों को कुछ सीमित शक्तियां दी गई हैं। तो यहाँ हमें हमारी जो शासन व्यवस्था है वो कैसी नजर आती है? अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक। क्योंकि संघात्मक में तो केंद्र भी स्वतंत्र होगा और राज्य भी स्वतंत्र होगा। एकात्मक में सारा केंद्र के पास ही होगा। लेकिन भारत में जो संविधान लिखा गया है उसमें केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियों को दिया गया है, परंतु केंद्र को मजबूत किया गया, इसलिए इसको अर्ध संघात्मक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई कि शक्तियों का जो विभाजन है केंद्र और राज्य दोनों में होना चाहिए। तो ये सारा जो हमारा संविधान की कार्यविधि थी और संस्थागत व्यवस्थाएं थी, और संस्थागत व्यवस्थाओं के साथ हमने राष्ट्रीय आंदोलन से भी कुछ मुद्दे उठाए। तो यहाँ हमने भारतीय संविधान की जो स्वरूप था वो देखा।
इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट रहेगा अगली वीडियो में कि जो हमारी उद्देशिका थी, जो मैंने तुम्हें करा भी दी है, समझा भी दी है फर्स्ट वीडियो में, लेकिन इसकी जो विशिष्टताएं थी, इसकी कुछ विशेषताएं थी, विशेष बातें थी, वो हम अगले वीडियो में तुम्हें बताऊंगी। उसके साथ साथ मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे संविधान में जो व्यवस्थाएं ली गई हैं, संविधान में जो व्यवस्थाएं ली गई हैं, किस देश से कौन सी व्यवस्था ली गई है, उसका भी मैं तुम्हें आगे कराऊंगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।